Hello dear students, welcome to all of you in our biology virtual class. Today it's my sixth lecture on the chapters that is the biotechnology principles and processes, chapter number 11. So in earlier classes we discussed about the different steps of recombinant DNA technology and mentioned some of the specific steps like DNA isolation, DNA separation techniques. Today we are going to learn our new technique that is called the PCR, polymerase chain reaction. So the topic for today's class is the amplification of desired DNA fragment or gene of interest. See, in earlier classes when we discussed the flowchart of rDNA making, I will see that if we are going to make a rDNA, then we have to amplify our desired DNA. Our desired DNA number should be higher so that there is a chances of recombinant DNA is higher, है ना? तो जो डिजायर पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोगों को लाइगेट करना पड़ेगा प्लास्मिड के साथ, उस पर्टिकुलर डीएनए का नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा. अब डीएनए को नंबर कॉपी करने के लिए सेल के पास अपना मैकेनिज्म होता है, पर ये सब चीज़ कहाँ पे हो रहा है? सेल के बाहर हो रहा है. तो सेल के बाहर हो रहा है मतलब हम लोग को कुछ एक अलग सा टेक्निक इन्वेंट करना पड़ेगा जिसके थ्रू से हम लोग पर्टिकुलर डीएनए फ्रैगमेंट को एम्पलीफाई कर सके. सो फॉर टू सॉल्व दैट पर्पस in our laboratory we use the PCR technique. The full form of the PCR is polymerase chain reaction. And the instrument used for the PCR is called the thermocycler. Thermocycler बोल के इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से हम लोग PCR टेक्निक को रन कराता है. ठीक है ना? So before we going to start the steps of PCR technique, we have to know the tools required for the PCR. क्या क्या टूल चाहिए एक PCR टेक्निक को रन करने के लिए? तो उसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? देखो, फर्स्ट जो टूल्स होता है दैट इज द डीएनए फ्रैगमेंट. डीएनए फ्रैगमेंट मतलब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा जिसका नंबर को हम लोग एम्पलीफाई करने के लिए जा रहा है उस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट हम लोग को चाहिए होता है. ठीक है, जो कि ना हम लोग ऑलरेडी डीएनए आइसोलेशन एंड सेपरेशन के थ्रू से बना लिया था. ठीक है, तो फर्स्ट टूल हो गया था डीएनए फ्रैगमेंट. नेक्स्ट टूल में क्या होता है? नेक्स्ट टूल हम लोग को चाहिए होता है प्राइमर. ये प्राइमर होता है, इट्स ए 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सेगमेंट. इट्स अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है, इट्स अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर जनरली द बेस पेयर्स आर 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, सो प्राइमर जनरली आर टू टाइप्स. वन इज द रिवर्स प्राइमर, another one is the forward प्राइमर. ठीक है, ये दो प्राइमर हम लोग के पास होता है. एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, एक होता है रिवर्स प्राइमर. क्योंकि देखो हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? एम्पलीफिकेशन और यू कैन से द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए एक प्राइमर चाहिए जो कि ना इनिशिएशन करेगा डीएनए रेप्लिकेशन का. ठीक है ना? सो प्राइमर हो गया. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टूल्स वो होता है डीएनए पॉलीमरेज. क्योंकि पॉलीमरेज एक एक्स्ट्रा एंजाइम है जो कि ना डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. अब ये पॉलीमरेज एंजाइम सेल के अंदर होता है. ठीक है ना? पर ये हम काम करने जा रहा है आउटसाइड द सेल. टू सॉल्व दैट पर्पस वी हैव टू आइसोलेट सम ऑफ द पॉलीमरेज एंजाइम. ठीक है, अब ये पॉलीमरेज एंजाइम कोई नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्रोसेस में हम लोग देखने जाएगा कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 94 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है. तो इतना हाई टेम्परेचर में कोई भी एंजाइम ठीक से काम नहीं करेगा. एंजाइम जनरली काम करता है 45 डिग्री सेल्सियस तक. तो ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा. एक प्रोसेस के लिए पीसीआर रन करने के लिए टेम्परेचर 94 डिग्री सेल्सियस अगर आ जाएगा तो कोई भी नॉर्मल पॉलीमरेज ठीक से एक्टिव नहीं होगा. तो वो पर्पस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या किया? एक स्पेशल पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट किया है जो कि ना थर्मस एक्वाटिकस बोल के एक बैक्टीरिया है जो कि ना हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया है. गर्म पानी में ये मिलता है. तो गर्म पानी में अगर वो बैक्टीरिया मिल रहा है तो मतलब वो बैक्टीरिया भी अपना बॉडी के अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है. उसका बॉडी के अंदर भी तो डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा है, तो वो रिप्लिकेशन के लिए उसके पास खुद का पॉलीमरेज एंजाइम होगा जो पॉलीमरेज एंजाइम की ना हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है.
For that purpose, we use the DNA polymerase which are isolated from the Thermus aquaticus. That's why the name of that particular polymerase is called the Taq polymerase. Taq, T stand for Thermus or AQ stand for the aquaticus. So Taq polymerase is very important question. Why we take the Taq polymerase for the PCR technique? Because the Taq polymerase can resist up to 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ये टेम्परेचर में भी ये पॉलीमरेज एक्टिव होता है. पॉलीमरेज एंजाइम काम करना बंद नहीं करता है. ठीक है. नेक्स्ट टूल क्या होता है? नेक्स्ट टूल होता है हम लोग का न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के हिसाब से हम लोग डीएनटीपी यूज करते हैं. डीएनटीपी, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के अंदर हम लोग आइदर ए को यूज करेगा, जी को यूज करेगा, सी को और टी को. ए फॉर एडेनिन, जी फॉर गुआनिन, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थाइमिन. ये इंडिविजुअली हम लोग ए अलग से, जी अलग से, सी अलग से, टी अलग से हम लोग यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. सो दैट्स आर द 4 important tools required for the PCR technique. First of all, DNA fragment, desired gene of interest. Next one is the primer, which is forward and reverse. Next, the DNA polymerase, which is also called the Taq polymerase. And the last one is the nucleotides, called the DNTPase. Okay. Now, अभी हम लोग देखने जाएगा steps in PCR. PCR technique में क्या-क्या steps generally होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो एक ब्यूटीफुल ड्राइंग हमने किया है और 3 स्टेप भी यहाँ पे मेंशन किया है. वो स्टेप्स क्या क्या है अभी देखते हैं. सो पीसीआर रन करने के लिए हम लोग को 3 स्टेप्स का जरूरत पड़ता है. फर्स्ट स्टेप का नाम होता है डीनेचुरेशन. फर्स्ट स्टेप होता है डीनेचुरेशन. नेक्स्ट स्टेप का नाम होता है एनेलिंग एंड लास्ट स्टेप का नाम होता है एक्सटेंशन. अब ये स्टेप में क्या होता है हम लोग थोड़ा अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि इससे एक 3 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन आता है. So in first steps of PCR, that is the denaturation. Denaturation means we have to denaturate the DNA double-stranded, double helix. DNA double helix होता है, ये 2 स्टैंड होता है ना, ये 2 स्टैंड को अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा. तो सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बेस पेयर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड था, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा. तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेगा, डीएनए को 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 90 सेकंड के लिए रखेगा. ठीक है. डीएनए जो डिजायर डीएनए है, डिजायर डीएनए को हम लोग, डीएनए फ्रैगमेंट को हम लोग 94 डिग्री सेल्सियस में 90 सेकंड तक अगर रखेगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, अभी वो 2 अलग अलग स्टैंड बन गया. एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम और एक 5 टू 3, 2 अलग अलग स्टैंड बन गया. सो डीनेचुरेशन में क्या हो गया, हम लोग सिंपली वी ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड वी विल गेट द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप का नाम होता है एनेलिंग. सो एनेलिंग में हम लोग क्या करते हैं, फिर वही पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को हम लोग 55 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर 30 टू 60 सेकंड के लिए हम लोग रख देते हैं. तो जब हम लोग 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर 30 टू 60 सेकंड के लिए रखेगा, तब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के रिस्पेक्ट में जो प्राइमर ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुका था, वो प्राइमर अपना अपना रिस्पेक्टेड डिफरेंट जोन को सिलेक्ट करके डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ बाइंड कर देगा. यहाँ पे देखो प्राइमर बाइंड हो गया. तो ये हो गया एक फॉरवर्ड प्राइमर और ये हो गया एक रिवर्स प्राइमर. सो इन एनेलिंग व्हाट वी आर गोइंग टू से, द प्राइमर व्हिच इज 10 to 18 base pair in length are attached to the single stranded of denaturated DNA. जो सिंगल स्टैंडर्ड डीनेचुरेटेड डीएनए था उसके साथ ये प्राइमर आके बाइंड कर गया. वो बाइंड करने के लिए हम लोगों को कंडीशन क्या होना पड़ेगा, 55 टू 65 डिग्री टेम्परेचर एंड टाइम 30 टू 60 सेकेंड. तो अभी प्राइमर बाइंड हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे एक्सटेंशन. तो ये एक्सटेंशन में क्या हो रहा है देखो अच्छे से. एक्सटेंशन में फिर से हम लोग टेम्परेचर को थोड़ा चेंज किया.
कितना टेम्परेचर में ला दिया, 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 सेकेंड और मोर। जब ये टेम्परेचर फिर से हम लोग रेगुलेट किया, तब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या था, हम लोगों को तो टूल्स तो जो देखा था वो टूल्स सभी एक वायल के अंदर था। अब वो वायल के अंदर प्राइमर भी था, साथ साथ में टैग पॉलीमरेज भी था। टैग पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। अभी क्या हो गया, एनेलिंग में हो गया कि प्राइमर आके ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ बाइंड हो गया था, ठीक है। अभी जब हम लोग एक्सटेंशन कर रहे हैं 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में लेके आया, तब देखा कि जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो ऑलरेडी सॉल्यूशन में था, वो फाइनली उस प्राइमर बाइंडिंग साइट में आके अटैच हो गया, प्राइमर बाइंडिंग साइट को डिटेक्ट कर लिया, ठीक है। ये होगा येलो कलर का जो रिंग दिख रहा है वो होता है टैग पॉलीमरेज। सो टैग पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड कर गया। अब बाइंड करने के बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ जाएगा और ये भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ आएगा। तो वो आने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को एक एक बेस चाहिए, इधर ए या टी या जी या सी चाहिए। तो वो कहां से मिलेगा, ऑलरेडी हम लोग सॉल्यूशन में डीएनटीपी ऐड कर चुका है। डीएनटीपी मतलब हम लोग डिस्कस किया था, सिंगल ए या जी या सी या टी रहेगा। तो एक एक करके ए टी जी सी ऐड होता रहेगा और इसका एक्सटेंशन होते रहेगा टुवर्ड्स द 5 प्राइम एंड। सो अगर ये एक्सटेंशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग को क्या मिल जाएगा, जब एक्सटेंशन अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोगों को ये और एक डबल स्टैंडर्ड 2 डीएनए बन जाएगा, है ना। सो मतलब एक डीएनए हम लोग यूज किया था, उस पर्टिकुलर एक डीएनए से हम लोग अभी क्या मिल गया, आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द 1 साइकिल वी गेट द 2 डीएनए, ठीक है ना। अब ये जो 2 डीएनए है फिर से हम लोग इस साइकिल को रिपीट करेगा। रिपीट करेगा मतलब फर्स्ट साइकिल में क्या हो गया, पहले हम लोग डीनेचुरेशन कर दिया था, फिर हम लोग एनेलिंग किया, फिर हम लोग एक्सटेंशन किया। एक साइकिल कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट होने के तुरंत बाद फिर से वो डीनेचुरेशन करेगा। जो फर्स्ट साइकिल का जो रिजल्ट प्रोडक्ट है, फर्स्ट साइकिल का जो रिजल्ट प्रोडक्ट है, ये रिजल्ट प्रोडक्ट फिर से कहां पे जाएगा, डीनेचुरेट करेगा, फिर से एक्सटेंशन होगा, फिर से एनेलिंग होगा, फिर से एक्सटेंशन होगा। तो ऐसा रिपीटेडली ये साइकिल होते ही रहेगा। तो अब तक द कंप्लीटेशन ऑफ 30 साइकिल, 30 साइकिल होने के बाद हम लोगों को बिलियन कॉपीज ऑफ टारगेट जीन मिल जाएगा। बिलियन कॉपीज ऑफ टारगेट जीन मिल जाएगा पर्टिकुलर एक सिंगल फ्रैगमेंट से। कैन यू इमेजिन, एक सिंगल फ्रैगमेंट को हम लोग अगर 30 साइकिल रन कराएगा, ये 30 साइकिल रन होने के लिए जनरली 3 to 4 आवर्स लगता है। So within the 3 to 4 hours, by the using of PCR technique, we can get billion copies of target gene easily. ठीक है, हम लोग का मेन मोटो ही था कि how we amplify the target DNA और target gene. For that purpose we use the PCR technique. अब PCR टेक्निक में जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स को हम लोग रिपीटेडली थर्मोसाइक्युलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर रन कराता है, जो करीबन 3 to 4 आवर्स लगता है। So after the completion of 3 to 4 hours, we can get the billion copies of that very particular type of gene, है ना। तो ये होता है PCR टेक्निक। अब ये PCR टेक्निक के थ्रू से हम लोग कोई भी टारगेट डीएनए या टारगेट जीन या जीन ऑफ इंटरेस्ट का नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग को देखना पड़ता है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ PCR। ये एप्लीकेशन कहाँ पे आता है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत सारा एप्लीकेशन होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है डिटेक्शन ऑफ HIV, कोविड-19 या टाइफाइड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। HIV डिजीज के लिए या जो रिसेंट डिजीज चल रहा है कोविड-19, वो डिजीज के लिए भी हम लोग PCR टेक्निक को यूज करते हैं। PCR टेक्निक यूज करके हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द पेशेंट कैरी द HIV और द कोविड-19 और द टाइफाइड और द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स प्रेजेंट और नॉट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहा था, प्रिपरेशन ऑफ द rDNA टेक्नोलॉजी। प्रिपरेशन ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी मतलब नथिंग बट जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी हम लोग को PCR का जरूरत होता है, ठीक है। और एक होता है यूज्ड इन द DNA फिंगरप्रिंटिंग। ये DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हम लोग चैप्टर 6 में और भी डिटेल्स में पढ़ेगा। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग बेसिकली होता क्या है, एक्चुअली क्राइम सीन में जो हम लोग देखते हैं ना, क्राइम वीडियो में, कोई क्राइम पेट्रोल वीडियो में जो रिसर्चर लोग होता है, वो क्या करता है
कि जो सस्पेक्ट और जो विक्टिम है या जो क्राइम मास्टर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसका डीएनए को हम लोग आइसोलेट करते हैं, फिर वो डीएनए को चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि पर्टिकुलर क्राइम सीन में कौन ये क्राइम किया था। वो क्राइम कौन किया था वो उसको जानने के लिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जिसके थ्रू से हम लोग को पता चल जाता है ये किसका डीएनए है। ठीक है ना। सो ये 3 मेन एस्पेक्ट होता है पीसीआर टेक्निक का। तो पीसीआर टेक्निक के लिए हम लोग एचआईवी या मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हेल्प कर सकते हैं, नया आरडीएनए बनाने में हेल्प कर सकता है, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये पीसीआर टेक्निक जो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस किए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको समझने के लिए हम एक वीडियो इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ ऐड कर देगा, तो वो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है। वीडियो देखने के बाद मेरे ख्याल से जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट्स नहीं क्लियर होने से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये जगह में क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है ना। मेरे ख्याल से वो वीडियो बहुत इंप्रूव करेगा। वो वीडियो में क्लियरली एक एनिमेटेड वीडियो है, उस एनिमेटेड वीडियो में पूरा पीसीआर टेक्निक जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, पूरा एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू से मिल जाएगा। ठीक है। सो पूरा वीडियो को अच्छे से देखना, देखने के बाद फिर ट्राई करना समझने का, क्योंकि पीसीआर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे जाके कोई अगर बच्चा फ्यूचर में अगर कोई बायोटेक्नोलॉजी लेके पढ़ता है, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री लेके पढ़ता है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेके पढ़ता है, तब वो बच्चा को ये पीसीआर को लेके डील करना पड़ेगा, ये पीसीआर को लेके डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्राइम टेक्निक है जो हर कोई बच्चा को सीखना पड़ेगा अगर वो फर्दर स्टडी बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी या कोई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग बनने से। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।